और आज न्यूज इन फोकस कौन कौन सी है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले कवर स्टोरी में बात होगी कतर में नए भारत के असर की। तो कतर से जो 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई है, उसके क्या मायने हैं और भारत और कतर के संबंधों के लिहाज से और भारत की छवि कूटनीतिक लिहाज से जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभर रही है, उसका विश्लेषण करेंगे हम खास मेहमानों के साथ। साथ ही साथ बात होगी एक स्कैम की, डायल 401 ये स्कैम है, इस पर जल्द लगाम लगेगी। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है ये पूरा स्कैम, कैसे होता था, ये सारी कहानी हम आपको आगे बताएंगे विस्तार से। ये होगी हमारी न्यूज इन फोकस नंबर 2। साथ ही साथ खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। आज महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें बड़ी राहत देखने को मिल रही है। आईआईपी ग्रोथ को लेकर भी खबर है, पूरा विश्लेषण आगे होगा। और साथ ही साथ बात होगी आखिर में आपकी सेहत की। पानी से जुड़ी बात करेंगे। पानी पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना कम पानी पीना चाहिए। तो कम पानी कितनी हानि, इस पर विश्लेषण होगा आगे। यह है राजनीतिक जगत से अंतर्राष्ट्रीय फलक से लेकर आपकी सेहत तक का पूरा लेखा जोखा आगे विश्लेषण के रूप में न्यूज इन फोकस में रहेगा आज। और हमेशा की तरह कवर स्टोरी से पहले आज हम बात कर लेते हैं सवाल की। आज रोजाना की तरह जो हमारा पोल है जिसमें आपको अपने जवाब देने हैं, वो है कि क्या कतर समेत इस्लामिक मुल्कों से भारत के बढ़ते रिश्ते क्या भविष्य के लिए ठीक हैं। अपनी अपनी राय इस पर हो सकती है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और जो भी आपकी राय और सुझाव हो उनको आप दीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोल खुले हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और कोई कमेंट अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ लिखिएगा। और अगर हमें लगा कि वो कमेंट एकदम हटके है, अलग है, तो उसे हम ज़रूर शामिल करेंगे आज के शो में। इसलिए पूरा शो देखिएगा। इस सवाल के जवाब का रिजल्ट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ इसका विश्लेषण भी होगा आगे खास मेहमानों के साथ। और अब दिन भर की उन तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में जो छाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर युवा जानता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करे तो अपने लिए जगह बना सकता है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिहार की नीतीश सरकार के पास 128 विधायक थे और अब बहुमत परीक्षण हुआ तो उनकी संख्या 129 हो गई है। विपक्ष पहले ही अविश्वास प्रस्ताव हार गया था। बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्पीकर कार्यालय ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली पहुंचे। वहां स्थानीय महिलाएं पिछले कुछ दिनों से टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलपूर्वक जमीन पर के पट्टे पर कब्जाने का आरोप है। संदेश खाली में महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने जो देखा वो भयानक और चौंकाने वाला था। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा से 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्र पॉल, शंकर घोष, तापसी मंडल, बंकिम घोष और मेहर गोस्वामी शामिल हैं। विधायकों के सस्पेंशन विधानसभा के भीतर अनुशासनहीनता और शोर शराबे भरा व्यवहार को लेकर हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि उनके सभी विधायक और कार्यकर्ता साथ हैं। हाल ही में मोदी सरकार की ओर से जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से ही जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें थी। तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी आज विधानसभा में देखने को मिली। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गवर्नर आर.एन. रवि बिना भाषण पढ़े 2 मिनट में सदन छोड़कर चले गए। महज 1 मिनट की स्पीच में गवर्नर रवि ने कहा कि राष्ट्रगान के सम्मान देने की मेरी रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि संबोधन में कोई अंश है जो फैक्चुअली सही नहीं है, इसलिए नैतिक तौर पर वो इनसे असहमत हैं। गवर्नर ने कहा कि इसलिए वो अपना संबोधन खत्म कर रहे हैं।
और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हाथ लगी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इस्लामिक देश में 18 महीने के ट्रायल के बाद किसी कैदी को मौत की सजा दे दी जाए और वो अचानक न सिर्फ दोष मुक्त हो जाए बल्कि उसकी घर वापसी भी हो जाए। जी हाँ, ये सब मुमकिन हो रहा है नए भारत में। कतर से अपने देश लौटे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद पूरी दुनिया भारत की नई विदेश नीति का लोहा मान रही है। आज भारत की इसी कूटनीतिक जीत का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कतर में नए भारत का असर। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ विस्तार से होगी चर्चा। इसके मायने क्या हैं? मोदी गारंटी क्या है और मोदी गारंटी कैसे पूरी बाजी पलट सकती है, ये एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 8 भारतीयों की रिहाई और वतन वापसी। वो भारतीय जिन्हें कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनकी सजा को लेकर उम्मीदें एक वक्त में बेहद कम थी, लेकिन मोदी नीति के आगे असंभव भी संभव हो गया। न सिर्फ इन भारतीयों की फांसी की सजा रुकी, बल्कि अब वो सही सलामत देश वापस भी आ चुके हैं। भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। कतर में इन 8 पूर्व नौसैनिकों को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत के दबाव के बाद इसे कैद में बदला गया था। ये सभी सैनिक जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद थे। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे, और इन्हें 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। भारतीयों को मौत की सजा सुनाने के बाद से ही सरकार के कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन इसमें सबसे अहम थी पीएम मोदी की एक मुलाकात। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर संयुक्त अरब अमीरात की है। दिसंबर महीने के शुरू में आयोजित हुए जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमीर मीर तमीम बिन से मुलाकात की थी। तस्वीर में दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है। अमीर के चेहरे पर मोदी से मुलाकात की गर्मजोशी साफ झलक रही है। बस यही मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। मोदी की ये सोची समझी मुलाकात थी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और विवादित मुद्दों को सुलझाने की बात की, तो 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा मिलने पर अपनी चिंता भी बताई। बस इसी मुलाकात ने भारतीयों की रिहाई का रास्ता खोल दिया। कतर के अमीर शेख से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एक बड़े फैसले में इन भारतीयों की फांसी की सजा को कैद में बदल दिया गया था, जो कि इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ था। इस मुलाकात और मोदी डिप्लोमेसी ने ऐसा काम कर दिखाया कि कैद की सजा भी कतर ने माफ कर दी और सकुशल ये पूर्व नौसैनिक अपने देश और परिवार के पास वापस लौट आए। अब ये भी आपको दिखाते हैं। जब इन नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई, तब इसकी भनक इनके परिवार को भी नहीं थी। काफी दिनों बाद परिवार को इनकी गिरफ्तारी की खबर मिली। जब 26 अक्टूबर को सभी कैदियों को फांसी की सजा का ऐलान हो गया, तब परिवार के साथ भारत सरकार ने इन्हें बचाने का फैसला किया। 20 नवंबर को कतर की कोर्ट में अपील पर सुनवाई की गई। कतर में भारत के पूर्व राजदूत दीपक मित्तल वहां की सरकार से सजा खारिज करने के लिए चर्चा में जुट गए। वहीं घरेलू स्तर पर विदेश मंत्री परिवारों से मिलकर उनकी रिहाई की कोशिशों का आश्वासन लगातार दे रहे थे। इसके बाद भारतीय राजदूत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने की इजाजत दी गई। फिर से इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें फांसी की सजा पर रोक लग गई। 28 दिसंबर को जब सजा पर रोक लगने की खबर सामने आई, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी सजा शायद भारत में ही पूरी हो। लेकिन पीएम मोदी का असर देखिए कि कतर ने बाकी की सजा भी पूरी तरह माफ कर इन पूर्व नौसैनिकों को भारत भेज दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पीएम मोदी की मुलाकात का था, जो मास्टर स्ट्रोक की तरह साबित हुई, और उसी के बाद कतर ने नरमी बरतनी शुरू की। कतर से भारतीयों की रिहाई भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, और एक बार फिर दुनिया ने देखा कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं एमईए। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप मिस्र, सऊदी अरब, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश में राजनयिक पदों पर आपने कार्य किया हुआ, एक लंबा अनुभव सर का। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सर आपका। और हमारे साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट एंड एक्स DACPI यानी कि डायरेक्टर एयरक्राफ्ट करियर प्रोजेक्ट इंडियन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर कैप्टन कुमार सर। मैं पिनाक सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है, और इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। आप इस मोमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे सर भारतीय नजरिए से? देखिए, ये अभूतपूर्व इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले कभी याद नहीं आता। पाकिस्तान के साथ जरूर हम लोग एक्सचेंज वगैरह करते थे क्योंकि उनके साथ हमारी युद्ध हो चुके थे कई। पर ऐसा जो किसी और देश के साथ हमारे नेबरहुड से बाहर इस तरह का एग्जाम्पल मुझे तो याद नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये आपका जो शब्द है अभूतपूर्व, ये यूनिक जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो सही है। और ये दूसरा सवाल आपका था कि ये कूटनीतिक जीत है। देखिए, कूटनीति में जीत हार सब होता रहता है। सब टाइम वी लूज सम एंड वी विन सम। तो ये ऑब्वियसली एक ओकेशन है वेयर वी हैव वन इन द सेंस दैट वी हैव सक्सीडेड, इन द सेंस कि डिप्लोमेसी जो हमारी हुई है वो सक्सेसफुल हो गई। और हमारे जो सर्विसमैन हैं नेवी के, वो रिटायर्ड, वो वापस आ गए हैं। मैं तो फिर मैं खुश हूँ। आई थिंक पूरा देश खुश है कि ऐसा हो गया है। और हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो हमारे नेवी के सर्विस पर्सनल हैं रिटायर्ड, वो वापस आ गए हैं अपने देश में और मातृभूमि में आ गए हैं और अपने फैमिलीज के साथ जुड़ गए हैं। तो ये तो एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का सर्टेनली मैं तो कहूँगा एक एग्जाम्पल है। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये कई मायनों में यूनिक है, बट मैं थोड़ा सा आपके अनुभव को, खासतौर से सऊदी अरब आसपास उस इलाके में जो आपका राजनयिक अनुभव रहा है और वहां का जो ताना बाना रहा है इस तरह के केसेस में, लोगों के जेलों में बंद हो जाने का या उनको इस तरह की सजा देने का, उन परिस्थितियों में और उस मुल्क में खासतौर से, उस इलाके में खासतौर से ये किस सेंस में यूनिक है सर? एक बात हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कुछ देश जो है, ये क्या कहूँगा मैं, ये अथॉरिटेरियन शेखडम्स है। यहाँ पे फैमिली की रूल है, एक अमीर है। तो बेसिकली जो पावर है वो किसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंडर में नहीं है। ये पावर जो इंडिविजुअल पावर सेंटर्स हैं, जैसे अमीर हैं या उनके जो भी हैं डिप्टी अमीर वगैरह या प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए यहाँ पे जो डिसीशंस होते हैं वो बड़ा इंडिविजुअली लोकेटेड डिसीशंस होते हैं। तो क्योंकि सऊदी में भी मैंने ऐसे देखा था, तो मुझे लगता है कि ये अब जैसे मैं ये कहूँ कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह का अगर केस हुआ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कोर्ट प्रोसेस है, उस तरह के मुल्क में आप वेव नहीं कर सकते। इंडिया में भी नहीं कर सकते आप, मतलब वो कोर्ट प्रोसीजर पूरा होगा जो भी हो। पर देखिए, जब भी कोई सेंटेंस होता है कोई भी देश में, एक गुंजाइश हमेशा होती है कि प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को अपील कर लेते हैं, मर्सी प्ली वगैरह, मर्सी पिटिशन वगैरह होता है। तो उस तरह का जो इन्होंने यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है कि उन्होंने डिसाइड किया कि इनको माफ कर दिया जाए। अब क्यों माफ किया, इसकी जो राजनीतिक पहलुआं हैं या डिप्लोमेटिक पहलू हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। मैं सर आऊंगा उस पे, और इनफैक्ट मैं पर्टिकुलरली इसी पे लेटर पार्ट पे आऊंगा कि एग्जैक्टली इसके मायने क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हुई है दरअसल इसके बहुत सारे द्विपक्षीय भविष्य के जो हमारे रिश्ते हैं उनसे भी संबंधित बात है।
डील भी कहीं ना कहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या डील हो सकती है, मैं आऊँगा उस पर भी। बट कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और ये बड़ा यूनिक इस सेंस में भी, जैसे सर ने कहा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन था भारत का वो डिप्लोमेटिक था, लेकिन जो उभार हुआ है वो एक महाशक्ति के रूप में कहा जा रहा है, एक पावर के रूप में हुआ जा रहा है। तो इस उभार को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शामिल होना चाहूँगा हमारे भारतीय नौसेना के जो वेटरन्स वापस आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आज, और उनने इंचैंट किया भारत माता की जय। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जयकार है ये, और भारत का विश्व पटल पे, खासकर ग्लोबल साउथ में, इंडियन ओशनिक रीजन में बड़े भाई के रूप में एक निखरता हुआ, उभरता हुआ चेहरा फिर से जबरदस्त वर्चस्व के साथ हम उसे देख रहे हैं। ये एक 18 महीने का सफर था, बहुत बड़ा सफर था, और ऐसे केस में, कॉन्फिडेंशियल मैटर में, सेंसिटिव इश्यूज में हम जितना कम बात कर पाते हैं और जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं, तो ऐसी बातें तभी सुलझ के आती हैं। केस इतना सेंसिटिव था, किसी तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन कतार और दूसरे कंट्रीज को अगर देखें तो वहाँ पे शायद अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो वहाँ भी ऐसे केसेस हुए हैं जब हमें कॉन्सुलेट जनरल को या कौंसिल को, लीगल टीम को एक्सेस ही नहीं दी गई, फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पे कतार ने कोऑपरेट किया। लोअर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था अगस्त में, लास्ट 2022 में, 23 में, नवंबर दिसंबर में बहुत सारी बातें हुई, कई बार हियरिंग हुई, प्रधानमंत्री मिले, हमारे विदेश मंत्री वहां गए, परिवार से मिले, एम्बेसडर वहां प्रेजेंट रहे, लीगल टीम रही, डिप्लोमेटिक इंडेवर्स हुए, और पर्सनल टच के साथ बातें हुई पॉलिटिकल विल में, लीडर टू लीडर। इंडियन नेवी अपने वेटरन्स को पूरी तरह से संभाल के देखती है, नेवी के साथ भी, नेवी के बाद भी देखती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपना रोल, बिहाइंड द कर्टन, ये सब मिलके देखिए लोअर कोर्ट टू अपर कोर्ट बातें जा रही थी, और इम्प्रिजनमेंट पर लाके उन्होंने छोड़ा। और 2 दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री वहां विजिट करने जा रहे हैं तो रिहाई कर दी गई है, और एक बहुत ही बड़ा अच्छा माहौल रिलेशन में बन रहा है। गल्फ कंट्री में कतार एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मुहाने पर स्थित है, अमेरिका का इतना बड़ा बेस, साथ में ईरान से वो उनके संबंध, और वो हमास और पैलेस्टाइन के बीच में मीडिएट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो उस कंट्री में, और बहुत ही भारत के काफी लोग वहां पे हैं, हमारी अपनी इकोनॉमिक संबंध, हमारे गैस के इंपोर्ट्स वहां से, बहुत बड़ा डील हमने साइन किया है उनसे। तो हमें पैरेलल रूप से इन सबको देख के, इन सब की बातें, जब आप डील की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी डील एक साथ हुई हैं, उसके साथ ही ये हुआ है। और मैं तो ये जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, और समझ भी चुका हूं कि ये दूध का दूध पानी का पानी क्लियर है, क्योंकि उन्होंने पार्डन नहीं दिया है, उन्होंने एक्विट कर दिया है। पार्डन होता तो गलती थी और उसको क्षमा करना, तो ये बात भी आती है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है मेरे ख्याल से। राइट सर। पिनाक सर, अब थोड़ा सा कि हुआ क्या एग्जैक्टली और किन शर्तों के साथ हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि कतर की पॉलिसी ज्यादा क्लोजली अलाइंड है टर्की के साथ, ईरान के साथ। ये भी कहा जाता है कि कतर का बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग भी है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारा का सारा विवाद इजराइल की ओर से जासूसी के मामले में उठा। तो भारत के अपने हित कई जगह पर स्टेक पर थे सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या मनाया कि ये बात मुमकिन हो पाई? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बताता। यस सर। अंदर की बात क्या है, पर मुझे वो पता नहीं है, पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता, बड़ा सेंसिटिव मामला था, इसीलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसमें, जो इंफॉर्मेशन जो मीडिया में आ रहा था उतना ही मुझे पता है। जो भी है, जो कुछ एलिगेशंस हुए थे, इजराइल का भी उसमें नाम आया था, और कुछ ट्रांसफर ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन या था। मैं अभी बहुत ही मतलब सुदृढ़ तरीके से बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सर्विस पीपल थे नेवी की, मैं कभी ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो एक फॉरेन कंपनी में जब काम कर रहे थे, वो कतर में, कि वो इस तरह का काम करे, क्योंकि वो उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी जो लॉयल्टीज हैं, उसका मुझे कोई संदेह नहीं। इसीलिए मुझे कुछ शक है कि क्या ये साजिश किसी ने रची थी भारत के खिलाफ, और इसमें
कई देश के नाम आ सकते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पर मुझे तो लगता है कि एक साजिश थी, या अब ये तो रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में चला जाता है कि भाई कतर की सरकार ने गलत फहमी में या कुछ गलत इंफॉर्मेशन पे ये डिसीजन लिया कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, जेल किया जाए। पर बाद में जब उनको पता चल गया होगा कि ये इसकी बुनियादी मतलब खोखला है, तो उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनको रिलीज कर दिया, माफ कर दिया। तो मैं उनको दाद देता हूँ कि भाई वो रियलाइज कर गए। और एक दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो रिलेशनशिप है काफी गंभीर है, काफी मतलब हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इतने सारे भारतीय वहाँ काम करते हैं, हम गैस खरीद करते हैं कतर से। पर इसके पीछे क्या था, किसने क्या किया, मैं ये कह सकता हूं कि इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स डिप्लोमेसी में यूज किया जाता है जब किसी देश के साथ आप नेगोशिएट करते। तो मुझे लगता है यहां भी वैसा हुआ। मैं सर बस एक छोटा सा आपका एक पॉइंट इस पे समझना ये चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ एक प्लेन, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सिर्फ डिप्लोमेसी था, या वो प्राइम मिनिस्ट्रियल या प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेसी ज्यादा था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य डिप्लोमेसी की ये प्रक्रिया अगर होती तो संभवतः स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल और प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेसी का अगर बात आ रही है तो संभवतः दोनों देशों के बीच में कुछ आपसी आदान प्रदान, आपसी हितों के लिए, भविष्य के लिए कुछ साझा समझौते, जिसमें एनर्जी की बात, गैस खरीदने की बात भी की जा रही है। क्या मुमकिन है कि वहां तक बात गई हो सर? देखिए, जब नेगोशिएशन होते हैं सब तरह की चीजों के बारे में बात होती है कि आपके हित में क्या है, हमारे हित में क्या है, अगर आप ये करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। पर मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी का जो एक पर्सनल इनिशिएटिव था वो कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने पर्सनली जाके, और मैंने ये भी आज पढ़ा है कहीं कि वो यूएई के सफर के बाद कतर दोहा फिर जाएंगे, कतर जाएंगे, शायद फिर उनसे मिलेंगे और कुछ बातचीत और होगी, आगे बात बढ़ेगी, शायद कुछ इकोनॉमिक बातें होंगी। कतर से हम गैस खरीदते हैं और हमने डील्स भी साइन किए हैं, अभी फिलहाल एक और डील साइन किया। हमें गैस की जरूरत है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कतर को गैस बेचना है। गैस ऐसी चीज है जो आप रख नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते और जी सकते हैं, उसको बेचना पड़ेगा तभी तो पैसा मिलेगा। और कतर ने ये दिखाया है कि वो गैस की जो डिप्लोमेसी है, एनर्जी डिप्लोमेसी में वो माहिर है, उन्होंने एनर्जी डिप्लोमेसी की है। कतर ने कई और ऐसी भी चीज की है जिससे उसका एक इम्प्रेशन बना है ग्लोबल स्तर पर कि वो एक थोड़ा सा मैवरिक टाइप का नेशन है। आपको पता है जीसीसी के साथ उनका झगड़ा हो गया था एक जमाने में, जीसीसी से उनको निकाल दिया गया, पर ठीक है, वो सब बातें ठीक है। और दोहा में आपको मालूम है कि वो तालिबान और अमेरिका का जो नेगोशिएशन हुआ जिससे तालिबान वापस आ गया सत्ता में, वो भी वहीं दोहा में हुआ था। हमास के लीडर भी वहां दोहा में रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की डिप्लोमेसी तो कतर करता है, पर उसका उनको क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है, वो वही बता पाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी डिप्लोमेसी बड़ी रिस्की, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में, लेकिन अमेरिका के बहुत ही क्लोज अलाय, इजराइल के साथ रिश्ते ठीक ना होना, उधर ईरान के साथ रिश्ते ठीक होना, फिर आप टर्की के साथ भी बात कर रहे हैं, इधर आप इंडिया से भी नेगोशिएट कर रहे हैं, उधर चाइना, रशिया, सब जगह से वो टुकड़ों टुकड़ों में नेगोशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश रखता है। बड़ी रिस्की सी है, उस पर कभी फिर जाएंगे। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब कुछ ना कुछ तो कतर के हिस्से में गया, और जैसा सर ने भी कहा, अभी जो कतर एनर्जी है उसने अनाउंस भी किया है कि 20 साल की LNG सेल एंड परचेज एग्रीमेंट भी हुआ है। SPA पेट्रोनेट LNG लिमिटेड सप्लाई शायद 7.5 मिलियन टन पर एनम, इतने की LNG हुई भारत के लिए। तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हुई होंगी। आपका नजरिया क्या कहता है सर? कुछ नेगोशिएशंस जो डील की हद तक गए होंगे वो क्या हो सकते हैं?
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हमारे प्रधानमंत्री का पहले दौरा काफ़ी दिनों पहले हुआ था वहाँ, और अभी वो कुछ दिन पहले दिसंबर में मिले थे। तो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत क्लियर थी कि इनका एक पर्सनल, इनकी अपनी एक केमिस्ट्री है, इनका एक पर्सनल टच है। और मैं मानता हूं कि कतार के जो अमीर हैं, एक चैनल में मैंने कहा था कि जो अमीर हैं है तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन अमीर उनके काफ़ी दिल से अमीर हैं, प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं। और जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिस्की एक्शंस और कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शंस वो लेते हैं, और इसलिए वो वर्ल्ड के मैप पे रहते हैं। और देखिए, कतार छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटी जीडीपी है उनकी, लेकिन उसने यूएसए से भी उतना अच्छा संबंध रखा हुआ है, और सऊदी अरबिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट में करीब करीब। देखिए, मिडिल ईस्ट के साथ हमारी कॉरिडोर बनने वाली थी, हमने G20 में उसका डिस्कशन किया था, जो कि उसके बगल से यूएई से गुजर के इजराइल से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक जाता है। तो ये एक कॉरिडोर है जिस पे उसे हमें सहायता करनी है, हमें भी उसकी जरूरत है। हमें उनसे इंपोर्ट करते रहना है। कई दिनों से, हम कई सालों से हम गैस की इंपोर्ट कर रहे हैं। 78 बिलियन डॉलर की हमने अभी उनसे डील की है, जो 2048 तक लागू रहेगी। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ये संबंध है, और उनको एक बहुत बड़ी गारंटी है एनर्जी सिक्योरिटी के वजह से उनको पैसे मिलने वाले हैं। हमारे भारतीय वहां इतने सारे काम करते हैं, वहां के प्रॉस्पेरिटी में, वहां के प्रोग्रेस में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है जी। और कहने को वो अमीर अगर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रेसिव रूप में उनको देखा जाता है। उन्होंने देखिए हमास के भी साथ जाके बहुत डायरेक्ट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट का अभी नहीं आया इजराइल के अगेंस्ट में, सबने एक प्रॉक्सी डिप्लोमेसी दिखलाई। तो अब का जो मिडिल ईस्ट है, खासकर ये कतार और यूएई, ये कंट्रीज डिफरेंट हैं। तो भारत के साथ संबंध, हम टर्की जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, हम ये कतार जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के, उसके अगेंस्ट डायमंड नेकलेस के रूप में हम चाइना को नॉर्थ से भी देख रहे हैं, नॉर्थ के कंट्री में भी जा रहे हैं चाइना के हम, और हम नॉर्थ की तरफ भी देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं। तो इस हिसाब से कतार के साथ भारत के प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये रिहाई कर दी, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमारे संबंध बने रहें जैसे पहले थे, और इसमें और सुधार आए। और भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है ये, क्योंकि इसके साथ हमारी इंटरनेशनल पटल पे नाम बढ़ा है। हमारे सोमालिया कोस्ट पे, गल्फ ऑफ एडन में, और अब बाब अल मलडेब में जो हमारी इंडियन नेवी के शिप्स और एंटी पैरेसी ऑपरेशन, चाहे हमास के अगेंस्ट में लड़ाई, इसमें सब काम कर रहे हैं। वहां भी उनकी जरूरत है, वहां भी उनकी हमारी, यानी कि हम अपनी विजिबिलिटी को लाउड एंड क्लियर रखना चाहते हैं, चाहे वो सीधा इस पूरे रूट पे अपने नेवी को फ्रंट करके उसको गार्जियन ऑफ द सी की तरह प्रमोट करना हो, या फिर डिप्लोमेसी के थ्रू अपने हितों को सर्वोपरि रखना हो। बाय द वे, जो लोग कह रहे हैं कि एनर्जी डील हुई है, तो इस पे भी एक अपडेट ये है कि भारत ने जो एनर्जी डील की है 78 बिलियन डॉलर की, वो करंट रेट से $6 बिलियन कम है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत ने सेव किया है इस डील में। अमूमन इस तरह की जब डील्स होती हैं तो हमें कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन उल्टा हमने सेव भी किया है। बट अब जैसा सर बता रहे हैं कि स्पेशल्स तो बहुत हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, धीरे धीरे हमें अंतर्राष्ट्रीय फलक पे इसके एपिसोड्स जब खुलकर आएंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। बहरहाल, आज का सवाल फटाफट से ले लेते हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या कतर समेत इस्लामिक मुल्कों से भारत के बदलते रिश्ते भविष्य के लिए ठीक हैं? तो देखिए, आश्वस्त हैं 73% से ज्यादा लोग कि बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। 26% लोग, इनफैक्ट 26.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए कुछ कमेंट्स भी आए बड़े इंटरेस्टिंग से, फटाफट हम उनको भी देख लेते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं इस दिशा में भारत के इस कदम के बाद। तो देखिए, इसमें जो हमें लकी मेहरा जी कह रहे हैं कि बाहरी संबंध अच्छे हैं लेकिन आंतरिक संबंध में बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। ये इनका कहना है कि बाहर से सब ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अंदर अभी काम करना, गुंजाइश अभी बाकी है। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो कमेंट आया है वो है सावन, जहाँ से दुनिया सोचना बंद कर दी थी वहाँ से मोदी शुरू करते हैं सोचना। तो ये इस तरह के हैं। फटाफट से पिनाक सर, मैं इस पर आऊँगा कि बाहरी संबंध अच्छे हैं लेकिन आंतरिक, मतलब अभी भी के काम बाकी है सर, और खास तौर से इस्लामिक मुल्कों में और पश्चिमी एशिया के मुल्कों में अभी काम बाकी है सर क्या? काम कभी खत्म नहीं, और नहीं हम एक जगह पहुंच के कहते हैं कि अब हो गया डिप्लोमेसी, अब और कुछ नहीं। तो मैं तो नहीं मानता कि ये
कि आंतरिक और जो भी आप कह रहे हैं कि अंदरूनी और बाहर का, डिप्लोमेसी एक प्रगति करता रहता है। कभी हमको अड़चने होती हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, कभी अचीव कर लेते हैं। तो ये डिप्लोमेसी को एक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए कभी भी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है और डिप्लोमेसी कभी मतलब हार जीत पे विश्वास उतना नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे देश के हित के लिए जो काम है उस पे प्रगति हम करते रहें, और मुझे ये नहीं लगता, अब मैं तो कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। अमेरिका को ले लीजिए, सबसे बड़ा मुल्क, सबसे शक्तिशाली मुल्क, क्या उनके डिप्लोमेसी में कभी वो फेल नहीं किए? मैं तो आपको गिनवा दूंगा कि कितनी जगह वो फेल हो चुके हैं। हमारे अफगानिस्तान में फेल हो गए, और क्या गिनाऊं मैं, ये तो लेटेस्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम वो है इसलिए हम जीतते रहेंगे, और इंडिया कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखता है। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी मंझी हुई है, बड़ा मैच्योर है। हम लोग चुपचाप काम करते हैं, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं, और हमारे कई ट्रैक्स होते हैं डिप्लोमेसी के। एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं जिससे हम दिखाते हैं हमारी दुनिया को या हमारे लोगों को कि हम पब्लिकली हम क्या कर रहे हैं। और एक होता है जो बियॉन्ड द रडार, इन द सेंस दैट जो दिखता नहीं है, जो डिप्लोमेसी हम लोग करते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं रोज की एवरी डे 24/7 वो करते। इसलिए डिप्लोमेसी का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे हम लोगों को, भारत की डिप्लोमेसी को हमको और मजबूत करना चाहिए। सर वैसे तो जी सर, वैसे तो आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा सर, मैं आखिर में एक सवाल आपके अनुभव से, आपके ज़माने की जो डिप्लोमेसी और आज के ज़माने की डिप्लोमेसी जो कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं सर आज की डिप्लोमेसी में? देखिए, डिप्लोमेसी हम लोग आउटकम्स को काफी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसका आउटकम क्या? मैं समझता हूं कि डिफरेंस आज ये है कि हमारी जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज ज्यादा हो रहे। यानी हम पुराने जमाने में भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेते थे, पर आउटकम्स शायद 20% 40% होता। आज जो है वो बढ़ गया है उसका परसेंटेज। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रगति हुई है और हम सक्सेसफुल हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जो हमारी डिप्लोमेसी रही है उसमें कई चेंजेस आए हैं, कई नुआंसेस चेंज हुए हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी चर्चा हुई आप दोनों के साथ। अब सर, कैप्टन श्याम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं संक्षेप में सर? मैं इसमें जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा कि नेवी का ऑफिसर हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि नेवी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में हमेशा से यूज किया जाता रहा है, पुरानी इतिहास गवाह है। और आज हम देख रहे हैं कि वो एक क्लियर विजिबल, जो कह रहे हैं बियॉन्ड द रडार की बात की हमारे मिनिस्टर ने, तो ये बियॉन्ड द रडार डिप्लोमेसी जो इंडियन नेवी कर रही है, पूरे वर्ल्ड में हमने 15 अगस्त को झंडा फहराया। हमारे वॉरशिप लैटिन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, ब्राजील में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट तो आप जान ही रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के साथ, और अभी जो आप पिछले कुछ एक महीनों में इंडियन नेवी का कमाल देख रहे हैं, ये एक साउथ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साथ काम करती है, इसीलिए, और हम एक साथ रहते हैं, तो हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। और इस मामले में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा रोल निभा रही है। जो कैप्टन श्याम आपने मुझे होमवर्क दे दिया। कैप्टन श्याम आपने मुझे होमवर्क दे दिया, नेवी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। मैं चाहूंगा इस पर हम एक लंबी चर्चा करें, थोड़ा सा गहराई में उतरकर चर्चा करें, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बहुत सारगर्भित चर्चा हुई, भारत का पक्ष समझ में आया और अभी स्थिति भी समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैप्टन श्याम कुमार, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। बिजनेस जगत की वो तमाम खबरें जो दिन भर छाई रही, फटाफट अंदाज में एक नजर उन पर।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसी सप्ताह एक FAQ जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तब तक आप सभी को इंतजार करना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम ही नहीं, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो सामान्य तौर पर महीनों और वर्षों तक बातचीत की जाती है। ऐसे में समीक्षा के लिए शायद ही कोई जगह बचती है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, इसलिए पेटीएम को 1 महीने का समय दिया गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स के शेयरों की आज मार्केट में एंट्री हो गई। BSE पर इसकी 187 रुपए और NSE पर 186 रुपए के भाव पर एंट्री हुई, यानी कि IPO निवेशकों को 20% का लिस्टिंग गेन मिला है। इसके IPO को निवेशकों को शानदार रिस्पॉन्स मिला था और 62 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। 155 रुपए प्रति शेयर के भाव पर IPO के तहत निवेशकों को शेयर अलॉट हुए थे। पार्क होटल्स का कारोबार 1987 में शुरू हुआ था और इसके 27 होटल्स हैं जो देश के कई शहरों में स्थित हैं। हरियाणा बेस्ड कंपनी एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के IPO को खास रिस्पांस मिलता नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन तक IPO सिर्फ 16% ही भर पाया। निवेशक इसमें कल यानी कि 13 फरवरी तक पैसे लगा पाएंगे। इस कंपनी के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी IPO के जरिए ये कंपनी। इसका प्राइस बैंड 1195 से 1258 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। इसके एक लॉट में 11 इक्विटी शेयर यानी कि निवेशकों को कम से कम 13,838 रुपए का निवेश करना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सर्विस लॉन्च किया। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग भी अपने अपने यहाँ इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में PM मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहे। PM मोदी मॉरिशस में UPI सर्विस के साथ रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च करते नजर आए। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। लो कॉस्ट एयरलाइंस स्पाइसजेट छंटनी की तैयारी में। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए फैसला किया है। इसके तहत करीब 1400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह एयरलाइन के टोटल वर्कफोर्स का 10 से 15% है। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जनवरी में देश की खुदरा महंगाई दर घटकर 5.1% पर आ गई। यह पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इसके पहले दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 5.69% रही थी। खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से रिटेल महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। मंथली आधार पर खाद्य महंगाई दर 9.53% से घटकर 8.3% रही। जनवरी में रिटेल महंगाई अनुमान के मुताबिक ही है। आपको बताएं कि RBI ने रिटेल महंगाई दर का ब्रैकेट 2 से 6% के बीच तय किया है। दिसंबर महीने में देश का IIP यानी कि औद्योगिक उत्पादन उसके पिछले महीने यानी कि नवंबर के मुकाबले में तेजी इसमें देखने को मिली है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें गिरावट दर्ज होती हुई नजर आती है। दिसंबर IIP ग्रोथ मंथली आधार पर 2.4% से बढ़कर 3.8% रही। सालाना आधार पर दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.6% से बढ़कर 3.9% रही, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 10.4% से घटकर 1.2% पर आ गई। सालाना आधार पर कैपिटल गुड्स ग्रोथ 7.8% से घटकर 3.2% पर आ गई। आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश के लिए खुल गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 16 फरवरी तक निवेश का मौका है। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का दाम 6,263 रुपए प्रति 1 ग्राम तय किया है। इस खबर को विस्तार से समझते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। देखिए, ये गोल्ड बॉन्ड की चौथी और इस वित्त वर्ष की आखिरी सीरीज है और इस सीरीज के लिए 6,263 रुपए प्रति ग्राम का प्राइस तय किया गया है। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 50 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो ये डिस्काउंट दिया गया है। आज से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद ये अलॉटमेंट होगा। और ये बैंक से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन और बाकी प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप इसकी खरीद कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ईयरली 2.5% का ब्याज मिलता है। मतलब गोल्ड के दाम जो बढ़ते हैं वो तो बढ़ते हैं, उसके ऊपर आपको अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो 2.5% का फिक्स आपको ब्याज मिलता है। 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल के बाद आप निकल सकते हैं, लेकिन 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मैच्योरिटी के बाद अगर आप निकालते हैं गोल्ड बॉन्ड को तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो ये एक बेनिफिट है ना। और बॉन्ड के बदले
आप लोन भी ले सकते हैं और गोल्ड बॉन्ड को आप किसी और को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि ये जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर हमने तमाम जो बड़े एक्सपर्ट हैं बुलियन के, उनसे ये पूछा कि क्या इस सीरीज़ में गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि भाव काफ़ी ऊपर के हैं, मतलब 62,000 से ऊपर का भाव कोट हो रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था चूंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 8 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो आप किसी भी सीरीज में किसी भी भाव पर अगर आप एसआईपी के तौर पर गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का ही सौदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में गोल्ड के दाम बढ़ने ही हैं। और आप अगर इस प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि 8 साल के बाद आपको गोल्ड के दाम किसी और लेवल पे दिखे और आपको 8 साल में करीब करीब 20% का रिटर्न फिक्स मिलेगा और गोल्ड के दाम जो बढ़ेंगे उसका फ़ायदा अलग से। तो कुल मिलाकर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको गोल्ड बॉन्ड की सीरीज में पैसा लगाना चाहिए। इन दिनों डायल 401 के जरिए स्कैम यानी कि धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये एक ऐसा स्कैम है जिसका शिकार होने के बाद आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ कब स्कैम हो गया। स्कैमर्स किसी बहाने से आपका मोबाइल हासिल करते हैं और बस यहीं से होती है शुरुआत स्कैम की। क्या है ये पूरा मामला और सरकार इसमें नियमों में बदलाव करके कैसे इस पर लगाम कसने की तैयारी में है, देखिए। कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस स्कैम को 401 डायल स्कैम भी कहा जा रहा है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है और उसे अर्जेंट फोन कॉल करना है। आप उसे फोन दे देते हैं और वो इंसान 401 और अपना नंबर डायल करके आपके मोबाइल की सारी कॉल्स फॉरवर्ड कर लेता है। आपके सारे ओटीपी वॉइस कॉल्स के जरिए मांगता है और इस तरह आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब इसे रोकने के लिए दूरसंचार विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। आज सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की और टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि कॉल फॉरवर्डिंग की शुरुआत करने से पहले ग्राहकों को 2 बार मंजूरी लेनी जरूरी होगी। यानी कॉल फॉरवर्डिंग करने से पहले ग्राहकों को फोन करके उसे बताना होगा कि उसके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग शुरू की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे इस फ्रॉड को कम किया जा पाएगा। आपको ये भी बताएं कि सरकार इससे पहले एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है ताकि ग्राहकों को फ्रॉड से बचाया जा सके। जी बिजनेस की अपील, आप भी इस तरह के स्कैम से सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्यादातर भारतीय नौकरी और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो वहां नौकरी करते हुए वहीं बस भी जाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक साल 2023 में 59,000 से ज्यादा भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 8 लाख लोगों ने साल 2023 में अमेरिका की नागरिकता ली। इसमें 1,01,000 नागरिक मैक्सिकन्स हैं और 59,000 से ज्यादा लोग भारतीय हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर फिलीपींस है जो 44,000 लोगों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि डोमिनिक रिपब्लिक के 35,000 से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। आपको बताएं कि अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए कई तरह के प्रावधानों को पूरा करना होता है। इसमें सबसे पहले आपको कम से कम 5 साल तक वैध स्थायी निवासी यानी कि LPR होना जरूरी है। वहीं दूसरे प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई पति पत्नी अमेरिका में रहते हैं या आर्मी सर्विस में आवेदन करने वाले कोई सैन्य सेवा में है तो ऐसे लोगों को इसमें कुछ छूट मिल सकती है। USCIS की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका की नागरिकता हासिल करने वाले ज्यादातर लोग कम से कम 5 साल तक वैध स्थायी निवासी के आधार पर परमानेंट रेजिडेंट थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक नॉन सिटीजन को अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए वैध स्थायी निवासी होने के अलावा अमेरिकी नागरिक के पति या पत्नी को LPR के रूप में कम से कम 3 साल जरूर बिताने होंगे। आपको बताएं कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय अपने पैर जमा चुके हैं। इसके अलावा वहां हर बड़े क्षेत्रों में बड़े पदों पर भी काफी भारतीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 71,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 166 अंक गिरकर 21,600 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 752 अंक गिरकर 44,880 के लेवल पर बंद हुआ। हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, साथ ही क्या पानी पीने की मात्रा का हमारी सेहत से कोई सीधा कनेक्शन है? पानी, उसकी मात्रा और उसके सीधा सेहत से कनेक्शन पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे आंकड़े आते हैं। कोई कहता है ज्यादा पानी पियो, कोई कहता है कम, कोई कहता है बराबर, बीच का मॉडरेशन में होना चाहिए। क्या है ये गुत्थी,
जरा समझिए इसे पानी पर बात। हेल्दी लाइफ का पानी से गहरा कनेक्शन है। कोई सही मात्रा में पानी नहीं पी रहा है या शुद्ध पानी नहीं पी रहा है तो उसके बीमारी की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ये न केवल हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी निकालता है और बॉडी के दूसरे अंगों को भी सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। लेकिन शरीर में पानी का सही अनुपात में होना बेहद जरूरी है। कम पानी पीना भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, तो जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी किसी को बीमार कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पानी पीने का सही अनुपात क्या होना चाहिए। अधिकतर एक्सपर्ट की माने तो 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि शरीर के वजन के हिसाब से हर 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक वयस्क के लिए दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। हालांकि शरीर को पानी की कितनी मात्रा की जरूरत है ये पूरी तरह से इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका काम किस तरह का है। मेहनत वाला काम है या ऑफिस का काम। जाहिर है एसी ऑफिस में काम करेंगे तो प्यास कम लगेगी, वही धूप में या मेहनत वाला काम करेंगे तो बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो डॉक्टर उसे ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं, यानी कम पानी पीना किडनी में स्टोन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। वही कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या के साथ मुंह का सूखना, यूरिन संबंधी समस्या हो सकती है। बॉडी में पानी की कमी से चक्कर आना, बेहोशी और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। अगर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो इससे पाचन सही रहेगा। पाचन सही रहने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही सही अनुपात में पानी पीते रहने से ओवर डाइट की समस्या नहीं होती। इसके और भी फायदे हैं। पानी जब हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है तो फिजिकली एक्टिव भी रखता है। वही इससे कब्ज की परेशानी में भी राहत मिलती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पीना सेहत को बीमार भी कर सकता है। इससे ओवर हाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इसमें जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। वही ज्यादा पानी पीने से किडनी को वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फिलहाल पानी कितना पी रहे हैं ये तो अहम है ही, साथ ही पानी कैसे पी रहे हैं ये भी अहम है। पानी कभी भी जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा घूंट घूंट लेकर आराम से पीना चाहिए। घूंट घूंट करके आराम से पानी पीने से मुंह में मौजूद एमाइलेज जैसे एंजाइम ज्यादा मात्रा में पेट में जाते हैं। इससे पाचन सही रहता है। तो फिर पानी से परहेज कैसा? जब प्यास लगे गले को तर करें, लेकिन साथ ही पानी पीते वक्त इसकी शुद्धता का भी ध्यान जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 ये याद रखिए। अपनी राय, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। नमस्कार।